हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि आज हम इंडिफरेंस कर्व का पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे और इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझेंगे भी। कल की क्लास में हमने अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व कर ली थी। हमने ये भी पढ़ लिया था कि इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल कर्व को मापने का एक तरीका है जिसे हिक्स और एलन ने 1934 और 1939 और 1939 में पब्लिश किया था। चलिए, आज हम जो इसकी आगे की बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की, जहां तक कल हमने मोनोमेनिया का लास्ट कॉन्सेप्ट किया था, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की। सबसे पहले हमें इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है वो इससे पहले इंडिफरेंस कर्व का फर्स्ट पार्ट जरूर चेक करें, जरूर देखें, तभी आपको ये क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पर और कैसे किस तरीके से मिलती है, इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होगी वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में कल हमने बात करी थी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ कमोडिटी प्राइस या फिर यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो हमने एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई पढ़ा था, रेशियो ऑफ प्राइस की बात की थी, तो प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई निकल कर आया था। और यूटिलिटी की बात की थी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकल कर आया। तो ये इसकी पहली कंडीशन है कि जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइस के बराबर या फिर मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको साथ के साथ हिंट देता चलूंगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। अगर मैं प्राइस रेशो की बात करूं तो हमने एक प्राइस लाइन पढ़ी थी जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुई थी। यहां पर वाई प्रोडक्ट की बात हो रही थी और यहां पर एक्स प्रोडक्ट की बात हो रही थी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात जब हमने की थी तो हमने उसको इंडिफरेंस कर्व के अंदर कन्वेक्सिटी से पढ़ा था। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो इन दोनों कर्व्स को हमें मिलाना होगा, तो एक नई थर्ड कर्व बन जाएगी हमारे सामने। ये मेरी प्राइस लाइन और ये जिस पॉइंट पर टच होगी ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व it must be convex to the origin। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो हमने कल कन्वेक्सिटी की बात की थी कर्व की, वो बात हुई थी इस कन्वेक्सिटी की, मतलब y को सेक्रीफाइस करते जाओगे और x को अचीव करते जाओगे। इट मीन्स ये जो कन्वेक्सिटी है ये डिमिनिशिंग की वजह से हो रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कन्वेक्सिटी जो है कर्व की वो भी इस एमआरएस से ही लिंक करती है, बस फर्क इतने कि वो कन्वेक्सिटी बनी डिमिनिशिंग की वजह से है। तो ये दो कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों फुलफिल होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और ये जो स्लोप है, मान लो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो स्लोप है ये लेफ्ट टू राइट है। मैं बात कर रहा हूं
इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की, जिसमें स्लोप इंडिफरेंस कर्व की होती है एमआरएस, जो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। तो हमने पढ़ा कि एमआरएस जो है अगर कन्वेक्स है तो वो डिमिनिशिंग होगी, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हो आप, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। एक और नाम दे सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग। डायरेक्शन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो लेफ्ट है, राइट है, किस तरीके से है, तो हमेशा लिखा जाएगा इट इज लेफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप कि किस तरीके से स्लोप को हम निकालते हैं यहां पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे देखते हैं, जब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपको एक इंडिफरेंस कर्व का मैप गिवन होगा। जिसके अंदर आपको एक प्राइस लाइन गिवन होगी, आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स गिवन होंगी। कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसे होगी, कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसे होगी, कोई इंडिफरेंस कर्व आपकी ऐसे होगी। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहां पर जो बात होती है वो प्राइसेस की बात होती है, या कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो एक गुड्स का कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व पे यहां है और एक गुड्स का कॉम्बिनेशन यहां है। ये इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा हूं मैं। प्राइस लाइन की बात करें तो ये प्राइस होगा, ये कमोडिटीज होंगी, क्वांटिटीज होंगी। तो जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट होंगे, प्राइस लाइन जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होगी, इसे हम बोलते हैं टेंजेंसी। टेंजेंट होगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये जो प्राइस लाइन है, इसको आपने डिनोट किया ए बी, इसको आपने ओरिजन ओ, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। जहां पर अब देखिए प्राइस लाइन का जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, प्राइस लाइन की स्लोप क्या थी? कल हमने पढ़ा था पी एक्स ओवर पी वाई। और इनडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या थी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई। दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए, यानी कि इनडिफरेंस कर्व जहां पर प्राइस लाइन से मैच हो गई, यानी इनकी जो स्लोप है वो भी दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर इनडिफरेंस कर्व की स्लोप है एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई, और प्राइस लाइन की स्लोप है पी एक्स ओवर पी वाई। और इन डिफरेंस कर्व को हम मॉनिटरी टर्म्स में ना मापकर हम यूटिलिटी के टर्म्स में मापते हैं। और यूटिलिटी को निकालने के लिए हमने किया था एम यू ऑफ एक्स ओवर एम यू ऑफ वाई, और यूनिट्स के टर्म में था माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये चीजें कल जो हमने क्लास में रिपीट की थी, हम उसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे हैं, बट कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने कल पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया। देखिए जो पहली ऑर्डर कंडीशन है एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस लाइन, वो बात करता है टेंजेंसी के ऊपर। क्लियर हो गई? और जो सेकंड पॉइंट बात करता है इक्विलिब्रियम का, वो बात करता है शेप के ऊपर, कि जो शेप है वो कन्वेक्सिटी को लेकर के होनी चाहिए। जो शेप है हमारी वो कन्वेक्सिटी को लेकर के होनी चाहिए। जो टेंजेंसी हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, तो हम कन्वेक्सिटी को भी डिनाई नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर हो गई? किसी बच्चे को समझ में ना आई हो तो बताइए मुझे। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।
चलिए आगे देखते हैं। डेरिवेशन। मैं कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल डेरिवेशन में आपको करवा सकूं मैं आपको करवाता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि हमने एक कमोडिटी ली एक्स। इसका अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कम खरीदना, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाएगी। और प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ज्यादा हो जाएगी। हम केस लेकर के चलते हैं प्राइस फॉल का। व्हाट हैपन इफ प्राइस फॉल्स? क्या होगा अगर प्राइस कम हो जाता है तो? अगर प्राइस कम हो जाता है तो जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी टू द राइट। अब ऐसे कैसे हुआ सर? कोई प्रोडक्ट अगर मान लो 10 रुपए का आता था, सडनली वो 6 रुपए का हो गया, तो आपकी जेब में 4 रुपए बच गए। इस 4 रुपए की सेविंग से आप मोर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। यानी बजट इनडायरेक्ट रूप से आपका बढ़ गया, इनडायरेक्टली रेज हो गया। तो बजट आपके पास ज्यादा हो गया इनडायरेक्टली, बेशक से आपकी मॉनिटरी इनकम बढ़े या ना बढ़े, बट आपका बजट तो इंक्रीज हो गया। तो आपकी जो बजट लाइन है वो राइट टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मान लेते हैं यहीं पे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मैं पहले यहां सामान बना रहा था, अब मेरे पास यहां पे वाई कमोडिटी है, यहां पे मेरे पास एक्स कमोडिटी है। एक्स के रेट कम हुए हैं। मान लो मैंने एक लिमिट बनाई कि मैं 100 रुपए वाई पे खर्च करूंगा और 100 रुपए एक्स पे खर्च करूंगा। एक्स का रेट कम हो गया तो जाहिर सी बात है मैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता हूं। अब तो वाई उतना का उतना रहेगा, मैं एक्स को ज्यादा खरीद लूंगा। जैसे जैसे एक्स यूनिट के प्राइस कम होते जाएंगे मैं उसको ज्यादा खरीदता जाऊंगा, जबकि वाई मेरा सेम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अभी ये मेरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि अगर एक्स के प्राइसेस कम हो गए तो मैं X1 X2 नई क्वांटिटी खरीद सकता हूं। अभी हम प्राइस की बात करेंगे। अभी हमने प्राइस की बात नहीं की, अभी सिर्फ मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूं। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होगा आगे? जैसे जैसे मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्शन आता जाएगा, अब देखिए अब मैं प्राइस के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है X1, जिसको मैंने इस प्राइस के ऊपर, इसको मैंने नाम दिया Y, और सॉरी ये मेरी प्राइस लाइन है, इसको मैं नाम दे देता हूं A B। ये तो मेरी प्राइस लाइन है, ये मेरा Y है, ये मेरा X1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से मैंने एक इनडिफरेंस कर्व बनाई होगी, ये मेरी IC1 हो गई। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं मेरे प्राइस में हल्का सा कोई चेंज होता, मेरे प्राइसेस फॉर बोथ द प्रोडक्ट, अब मैं एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बोथ द प्रोडक्ट एक्स और वाई की बात कर रहा हूं।
एक्स के रेट ज्यादा कम हुए, वाई के रेट थोड़े से कम हुए, तो मैं वाई की थोड़ी सी यूनिट शुरू कर दूंगा। अब मेरे पास एक नया बजट होगा, क्योंकि प्राइस कम हुए तो मेरे पास बजट इंक्रीज हो गया, तो प्राइस लाइन तो मेरे पास सेम ही रहेगी, लेकिन अब मेरा बजट बढ़ जाएगा क्योंकि मैं एक्स की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक नई बजट लाइन बन गई ए बी डैश। अब मैंने यहां पे कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू किया, जिसमें y के अंदर कम चेंज आया, y1 y2, लेकिन x1 x2 मैंने एक नया सामान खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे जैसे इस x के रेट में चेंज होता जाएगा, मैं इसको एक नए फर्दर पॉइंट पर आगे लेकर जाता जाऊंगा। ये हो गई मेरी, मान लो, बी डैश बी स्टार, ये मेरी एक नई बजट लाइन हो गई। और मेरे दोनों प्रोडक्ट्स में चेंज आया, तो हो सकता है मैंने वाई के अंदर और हल्का सा चेंज कर दिया हो, तो मेरे पास वाई में, सॉरी, और ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो मेरे पास नए इक्विलिब्रियम, नई इंडिफरेंस कर्व्स बनती जाएंगी, जब मैं इन इंडिफरेंसेस कर्व्स को, इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैच कर दूंगा एक लाइन के थ्रू, इसे हम बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन लाइन। देखिए, मैं एक्चुअल में पेन टैप पे इन फिगर्स को बना रहा हूं, डेट्स वाई इनकी शेप थोड़ी सी अटपटी हो गई है, बट अगर तुम इनको नोटबुक्स पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एक IC1 थी, ये IC2 है, ये IC3 है। तो जो लाइन इन तीनों एक ही इंडिफरेंस मैप पे अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये थर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो लाइन मिला रही है, उसे हम नाम देते हैं प्राइस कंजम्पशन लाइन या प्राइस कंजम्पशन कर्व का। ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमें पता है, जब हम किसी भी डिमांड कर्व की बात करते हैं या डिमांड फॉर अ कमोडिटी की बात करते हैं, तो हमें पता है कि उसकी हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है। अब ये क्या बात है, ये क्या रीजन है? एक्चुअल में जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, वो कहता है इट एग्जिबिट अ इट एग्जिबिट एन इनवर्स relation between quantity demanded and its own price। तो जो डिमांड कर्व होती है, वो भी क्वांटिटी और प्राइस को लेकर के होती है, और वो हमेशा डाउनवर्ड ही बनती है। तो एक नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व हमेशा ही नेगेटिव रहती है, उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि यहां पे हम प्राइस जितना ज्यादा कम होता जाएगा, डिमांड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। इनडिफरेंस कर्व का टॉपिक जो लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, ये दिया था
स्लस्की ने। ये स्लस्की की थ्योरम है जिसने बात की थी इनडिफरेंस कर्व को लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू समझाने के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की, जिसके थ्रू वो इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। अकॉर्डिंग टू स्लस्की, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू स्लस्की, द substitution effect of price change is always negative। ऐसा क्यों बोला? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन क्या है? जब हम एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। प्राइस चेंज, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हम कुछ चीजों को खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा ही होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एक नेगेटिव रिलेशन चलेगा। अगर प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए बोला गया कि जो प्राइस चेंज, अगर प्राइस चेंज होंगे तो उनका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, कि हम उनको खरीदना कम कर देंगे। स्लस्की ने मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकली दोनों ही प्रूफ दिए, जिसमें हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर मैंने आपको मैथमेटिकल डायग्राम समझाया था कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन स्लस्की के अकॉर्डिंगली जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस बेस होता है, प्राइस रिलेशन होता है। तो उस केस में अगर P1 मेरा कोई इनिशियल प्राइस है जिसकी वजह से मैं कुछ क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं, अगर मेरा प्राइस 2 यानी मेरा प्राइस कम हो गया तो जाहिर सी बात है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात हो रही है यहां पे। और इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रहता है। चलिए आगे देखते हैं अभी होता क्या है। एक्चुअल में हमारा जो टोटल प्राइस इफेक्ट है वो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक है इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट की हम बात करते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, अगर प्राइस कम होगा तो मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? जिस कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाएंगे हम उसी कमोडिटी को बढ़ना शुरू कर देंगे, तो जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था वो या तो खत्म होना शुरू हो जाएगा या हम उस अल्टरनेट चीज को खरीदना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है हम चीपर क्वालिटी को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मेरे किसी भी चीज के प्राइस कम होते हैं तो मैं उस कमोडिटी को खरीदना ज्यादा शुरू कर देता हूं, जिसकी वजह से मेरी जो रियल परचेजिंग पावर है मैं उसको कांस्टेंट रखना चाहता हूं।
देखिए, इस चीज को समझाने के लिए आई हैव टू टुक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा यहां पर और थोड़ी देर बाद उसको रफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज को समझाना कुछ ऐसे है। लेट एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है 1,000 रुपए, इसमें से वो एक्सपेंडिचर कर रहा है 1,000 रुपए। 100 यूनिट वो खरीद के लेकर आता है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, 10 रुपए पर यूनिट का मेरा रेट हो गया। ठीक है, अब इस व्यक्ति को चाहिए 125 यूनिट, तो इसको क्या करना होगा, इसको ज्यादा इनकम कमानी होगी से इसको 1,250 रुपए कमाने होंगे, तभी ये 125 यूनिट खरीद पाएगा। एम आई राइट? ठीक है सर, लेकिन क्या कोई और तरीका भी है? सर है। क्या? अगर मान लेते हैं प्राइस ऑफ पर यूनिट अगर गिर जाएं, कैसे? अगर वो गिर जाए सर अप टू 8 रुपीज, 2 रुपए कम हो गए, अब कीमत है 8 रुपए, तो वो इसी 1,000 रुपए को 8 रुपए के हिसाब से 125 यूनिट खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है सर। मान लेते हैं अगर उसके ये रेट कम ना होते, तो इन बढ़ी हुई 25 यूनिट को खरीदने के लिए उसको ज्यादा पैसे कमाने पड़ते, 250 रुपए। लेकिन उसने वो 250 रुपए कमाए नहीं और उसके रेट में कमी हो गई, यानी वी कैन से डेट इनडायरेक्टली सर उसका बजट इंक्रीज हो गया। कह सकते हो सर। तो क्या मैं ये बात बोलूं, अगर मान लेते हैं एक पर्सन की इनकम कांस्टेंट है, या मैं ये कहूं अगर एक पर्सन की इनकम गिवन है, फिक्स है, क्या वो फिर भी अपने बजट को इंक्रीज कर सकता है? कैन इट बी पॉसिबल? द आंसर यस, इट इज पॉसिबल। तो उसी चीज को एक डायग्रामेटिक रूप से हमें देखना है। एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और इसी चीज को मैं यहां पर आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो मैं इस इनकम इफेक्ट को थोड़ा सा नीचे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें यहां पे कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास एक एक्स लाइन है, एक वाई एक्सिस है, मेरे पास यहां पर एक बजट लाइन है जिसको मैंने नाम दिया ए बी। यहीं से अगर मेरी इनकम ग्रो करती है तो मेरे पास एक नया बजट बन जाएगा ए बी डैश। ठीक है, अब इस बजट लाइन के ऊपर, इस बजट लाइन के ऊपर अगर कहीं से मेरी कोई भी इनडिफरेंस कर्व निकलती है तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कह सकते हैं सर। और अगर मान लो इस पॉइंट से कहीं से मेरी इंडिफरेंस कर्व निकलती है तो वो इस एक्सिस का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक सर। अब ये वाला पॉइंट एक कर्व को डिनोट करता है, ये वाला पॉइंट एक अदर लाइन को डिनोट करता है। ये जो इफेक्ट यहां देखने को मिला, क्या इसको मैं इनकम इफेक्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो आपने कोई ऐसा सामान खरीदना शुरू कर दिया जिसके रेट कम हो गए, आपकी इनकम नहीं बढ़ी। जैसा कि मैं यहां पे बोल रहा था, इनकम कांस्टेंट हो गई, बट आपने अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। सर कोई एग्जांपल दो। मैं कह रहा हूं कि आपके पास रुपए 1000 ही हैं, दो प्रोडक्ट खरीद रहे थे एक्स और वाई, जिनकी कीमत 10 और 10 रुपए थी। अगर उनकी कीमत 10 रुपए की जगह 8 रुपए हो गई, तो क्या आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना शुरू नहीं कर दोगे? कर देंगे सर। तो अगर मान लो मैं इस यूनिट को ज्यादा खरीदूंगा, एक्स को अगर मैं ज्यादा खरीदूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें इनको खरीदने में लगानी है। तो मैं यहां पर कहीं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूं, जिसके अंदर मेरे पास एक नया इक्विलिब्रियम निकलकर सामने आ सकता है, जो हो सकता है मेरी इसी लाइन से जाए, हो सकता है मेरे लिए अलग पॉइंट बनकर जाए। तो यहां पर जो मेरे पास लाइन बनेगी, जो किसकी वजह से आया? सब्स्टिट्यूट की वजह से आया। लेकिन मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। चेंज कुछ इस तरीके से कि ये जो मेरी इनडिफरेंस लाइन थी, वो इस पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट को भी टच करके चली जाए। अगर ये देखिए, मैंने पहले कहा था मैं पेन टैप पे डायग्राम बना रहा हूं, तो जिस इनडिफरेंस कर्व के थ्रू मुझे पहले ओरिजिनल बजट लाइन के ऊपर इक्विलिब्रियम मिल रहा था, अगर मेरी ओरिजिनल बजट लाइन पर ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की वजह से मुझे फिर से इक्विलिब्रियम रिसीव हो जाए, मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, बट इनकम लेवल मेरा कांस्टेंट है, बजट लाइन मेरी ओरिजिनल है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंपनसेटेड बजट लाइन। जो ये अब मेरे पास लाइन आई, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटेड बजट लाइन। और ये जो पॉसिबल वेरिएशंस मैंने यहां पर की, कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि क्या मेरे पास कुछ चीजें सेक्रीफाइस की जा सकती हैं, कुछ चीजों को मैं बदल सकता हूं। और ये जो यहां पर इफेक्ट देखने को मिला, जो एक नई लाइन में, इस नई लाइन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि यहां पर जो मेरा बजट बढ़ा, जो एक नई लाइन ड्रॉ हुई, वो सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुई, इनकम की वजह से नहीं हुई। इनकम की वजह से तो मेरे पास एक नई बजट लाइन और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन ही गया था। तो क्या सर इसको मैं एक नया इक्विलिब्रियम बोलूंगा? नहीं, ये सिर्फ मेरी कंपनसेटेड वेरिएशन है। ये मेरा नया इक्विलिब्रियम नहीं है जो अब बना है। इक्विलिब्रियम तो मेरा इनकम लाइन, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व को मैच करके ही बनेगा। ये तो सिर्फ मैंने कंपनसेशन किया। कंपनसेशन कैसे? कि जो मेरी परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी हुई, एक्चुअल में तो पैसा बढ़ा ही नहीं, ये तो सिर्फ परचेजिंग पावर बढ़ी है मेरी। कैसे बढ़ गई सर? अगर तुम चीनी खरीदने के लिए जाते हो जिसकी मार्केट में कीमत 50 रुपए किलो है, अचानक से उसके रेट 45 हो गए, तो 5 रुपए तुम्हारी जेब में बच गए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 5 रुपए ले जाकर घर पर दे दो, या इस 5 रुपए से 80 9 ग्राम 90 ग्राम 100 ग्राम जो जितनी भी शुगर हो रहेगी उसे खरीद के घर पे ले जाओ, और मम्मी को सरप्राइज दो कि देखो मम्मी, आज मैं 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम चीनी लेकर आया। मम्मी कहेगी ये कैसे? वो मम्मी, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। कैसे बेटा? पैसे तो मैंने तुझे पूरे दिए थे। नहीं, जो आपने पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे जब मेरे पास सामान की वैल्यू की वजह से सेव हो गए, तो उसी पैसे से मैंने फर्दर सामान खरीद लिया। तो ये मेरी एक्चुअल में न्यू इनकम नहीं है, मेरे पास मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी है, मेरे पास रियल इनकम, रियल परचेजिंग पावर बढ़ी। उसकी वजह से मैंने मेरे बजट लाइन में जो चेंज किया, जो बदलाव किया, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटेड बजट लाइन या कंपनसेटेड वेरिएशन। उस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम बनता है, वी कैन नॉट से इट ए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो मेरे ओरिजिनल बजट लाइन पर बने थे वही इक्विलिब्रियम कहलाएंगे, ये नया इक्विलिब्रियम नहीं।
अब मैं बार बार तुम्हें वर्ड बोल रहा हूं, कंपनसेटेड वेरिएशन, कंपनसेटिंग वेरिएशन, ये चीजें क्या है? कंपनसेटिंग वेरिएशन सिर्फ चीजों को मैनेज करने के लिए या compensating variation shows only high purchasing power of a commodity. अब देखो, ये चीज था मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मैं बात करता हूं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट क्या है? पहले तो समझ लो नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर देता। लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने की वजह से किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कम होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना वो गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं, लो क्वालिटी के गुड्स हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी कम यूज करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, वर्ड पे ध्यान देना, इज नेगेटिव। देखो होता क्या, प्राइस चेंज, अगर प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, मानते हो? प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। इनकम इफेक्ट, भैया अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपको प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव का मतलब है उसको खत्म कर देगा। कैसे? आपका जब इनकम की बात होती है तो प्राइस आपका रेलेवेंट नहीं रहता, बेशक से प्राइस कम हो या ज्यादा हो। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो आप क्वांटिटी डिमांडेड को ज्यादा कर दोगे, और इनकम कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दोगे, बेशक से प्राइस में बढ़ोतरी हुई हो या कमी हुई हो। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इनकम को कंप्लीटली खर्च नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है। तो अगर इनकम में कोई चेंज आएगा तो उस पैसे को भी डिमांड बढ़ाने के लिए खत्म किया जा सकता है। और इनकम इफेक्ट की वजह से ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव हो जाता है। अब ये क्या बात कह दी सर आपने? मैंने ये कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था कि अगर प्राइस ज्यादा हो गए तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट को खरीदना कम कर दूंगा। अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गए, मान लो चाय के रेट बढ़ गए, तो मैं चाय को खरीदना कम कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉफी को खरीदूंगा ना। यानी ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। अब इनकम बढ़ गई अगर मेरी, तो एक चीज बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो क्या मुझे चाय को छोड़ने की जरूरत है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो जो मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था ना,
मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की भी बारी नहीं आएगी। तो जो इंफीरियर गुड्स के केस में हो रहा था, तो इंफीरियर गुड्स के केस में ये वाला इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को नेगेटिव कर रहा हूं नॉर्मल गुड्स के केस में, और कमोडिटी अगर इंफीरियर है, तो अगर प्राइस चेंज होगा तो उसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि अब मैं इंफीरियर को खरीदना बंद करके किसी और पर्टिकुलर चीज को खरीदना शुरू कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि अगर एक इंसान की इनकम ज्यादा होती है तो वो इंफीरियर प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देता। इंफीरियर गुड्स की एक खासियत और है। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाया जाता है। कारण क्या है? नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ही ये है कि जी इंफीरियर गुड्स के एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट मिलते ही नहीं है, और मिलेंगे तो बहुत कम, बहुत रेयर। तो उस केस में इंफीरियर गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता ही नहीं है, आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको वही चीज खरीदनी पड़ेगी। तो जब इंफीरियर गुड्स में आपके पास सब्स्टिट्यूट होते नहीं है, तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। आपको किसी अदर प्रोडक्ट पे ही जाना पड़ेगा, अदर प्रोडक्ट इन द सेंस अदर क्वालिटी पे ही जाना पड़ेगा। आप सेम क्वालिटी का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं देख सकते। पॉजिटिव इफेक्ट, मुझे यहां पे इफेक्ट लिखना था, मैंने गलती से इंफीरियर लिख दिया। तो जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, देखिए इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है, और कुछ गुड्स में, कुछ एक गुड्स ही ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव सब में होता है। तो इसका जो टोटल इफेक्ट आता है निकल करके इंफीरियर गुड्स का, वो नेगेटिव इफेक्ट ही निकल करके सामने आता है। कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि टोटल प्राइस इफेक्ट बता दो ऑफ इंफीरियर गुड्स, तो आप हमेशा कहना कि वो नेगेटिव ही होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, जहां पे इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो, स्ट्रोंग हो, समझ लेना वहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्या बात कह दी सर आपने? भाई लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स ओन प्राइस। उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनकम इफेक्ट का तो मतलब यह है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, बेशक से प्राइस में कोई फर्क पड़े या ना पड़े। तो गिफन गुड्स भी इसी का एक केस है। गिफन गुड्स को हम हाईली इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। गिफन गुड्स को हाईली इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। और इसकी जो डिमांड कर्व होती है गिफन गुड्स की, वो पॉजिटिव होती है, जबकि नॉर्मल गुड्स की डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है। तो इसलिए गिफन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में माने जाते हैं। तो इसकी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हम इस चीज को जो है गिफन गुड्स को डायरेक्टली डील नहीं करते। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की।
लिमिटेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे मेन वीकनेस है इसकी, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, कन्वेक्सिटी ऑफ इट शेप। कन्वेक्स का मतलब क्या है कि एक इंसान जब रेशनल होगा, हम तो मानते हैं ना कि वो रेशनल है, होगा या नहीं होगा वो हर बार तो पॉसिबल नहीं है। रेशनल होगा तो एक इंसान किसी प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करेगा, किसी प्रोडक्ट को गेन करेगा, सेम यूटिलिटी को अचीव करना चाहेगा, तो जाकर के उसकी शेप कन्वेक्सिटी बनेगी। लेकिन कल हमने एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा कि इनडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और राइट एंगल भी हो सकती है, एल शेप जिसे हम बोलते हैं। यानी प्रोडक्ट अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या प्रोडक्ट अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो इनडिफरेंस कर्व का लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स कि उसकी जो शेप है कन्वेक्सिटी वो हर टाइम बनी हुई नहीं रह सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो भी अकॉर्डिंग टू मी वो एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि हर इंसान एक पर्टिकुलर चीज को लंबे टाइम तक कंज्यूम कर ही नहीं सकता, उसकी आदत ही नहीं। आप सभी अपने आसपास की चीजों को देख करके चलिए, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करते हैं, आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने में उस ब्रांड से उब जाते हैं, उस तरीके से उब जाते हैं। फैशन बना नहीं रह सकता, किसी चीज की टर्मिनोलॉजी बनी नहीं रह सकती है, किसी भी चीज का यूजेस बना नहीं हो सकता, किसी चीज का ऑर्डर बना नहीं रह सकता कि आप हमेशा पहले एक ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर ऐसा है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसे नहीं मान सकते। तो कन्वेक्सिटी हमेशा नहीं बनी रह सकती। सेकेंड थिंग थी इसकी एग्जिस्टेंस, कि हम ये मान लें कि इनडिफरेंस कर्व की जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बना रहेगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो चीज एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ प्रोडक्ट पे मैटर करती हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू मी एग्जिस्टेंस ऑफ एमआरएस या एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर चीजें जो इफेक्ट्स निकल कर आते हैं, इन डिफरेंस कर बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है, जैसे कि इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये कहता है एडवर्टीजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, हो ही नहीं सकता। आज आप टीवी पे टाटा सॉल्ट की एड देखते हो, पहले देखते थे सॉरी, आजकल एक नया नमक आया हुआ है प्योरो हेल्थ सॉल्ट। तो हो ना हो कुछ लोगों ने घरों में इस टाटा नमक को छोड़ करके, सेंधा नमक को छोड़ करके इस प्योरो हेल्थ नमक को यूज करना शुरू कर दिया होगा। तो जो उनकी प्रेफरेंस पहले इस टाटा नमक की नॉर्मल नमक के कंपैरेटिवली ज्यादा थी, जो कल हम ट्रांजिटिविटी की बात कर रहे थे, अब वो प्योरो हेल्थ की इस सॉल्ट से बेटर हो गई। यानी हर टाइम आप ट्रांजिटिविटी को भी नहीं लेकर के चल सकते, हर टाइम आप सिंपल सिंगल ऑर्डर नहीं लेकर के चल सकते। अच्छा, इट इग्नोर पास्ट बिहेवियर। आप लंबे टाइम से वुडलैंड कंपनी का शूज यूज करते हुए आ रहे हैं, क्या आपको लगता है आप अचानक से नाइकी का यूज करेंगे और उसको वो आपको पसंद आ जाएगा? वो एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत देसी कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका पास्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आप उस गुड्स को क्यों ड्रॉप आउट करेंगे भाई, आप उसी गुड्स को कंज्यूम करेंगे। लेकिन पास्ट बिहेवियर, अगर आपका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बैड रहा है, बहुत ज्यादा बुरा रहा है, तो आप उसको कंज्यूम भी क्यों करेंगे? तो ये चीजें भी हैं। हैबिट है, एक इंसान की आदत बदलती रहती है, उसकी प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकती।
इंसान बहुत बार इरेशनल हो जाता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचता। कई बार वो सोचता है कि बस ये चीज मिल जाए, उसका यूज हो या ना हो, वो उस चीज को कंज्यूम करने के बारे में सोचता है। कुछ चीजों की स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है, कुछ चीजों की डिराइव डिमांड होती है, जो एक चीज को पर्टिकुलरली लेकर के चलती हैं कि एक प्रोडक्ट को खरीद लिया तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप हो गई, बेशक से उसका यूज है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस कॉम्बिनेशन, उस बंडल ऑफ गुड्स को नेग्लेक्ट करती हैं। और जब तक वो बंडल ऑफ गुड्स नहीं बनेगा, तब तक आपका इंडिफरेंस कर्व एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था बच्चों आपका इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, जिसमें मैंने हर पॉसिबल चीज आपको करवाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह गया तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। मेरा एक पेज द इकोनॉमिक स्थान के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी है, जिसमें आप स्मॉल लेटर में द इकोनॉमिक स्थान लिख करके सर्च कर सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। उस पे भी हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स या फिर अलग अलग कंटेंट्स डालते रहते हैं, जिससे आपको एचस्टेट, केवीएस, अदर किसी स्टेट में जिसमें आपको इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी, यूजीसी नेट, इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा कंटेंट जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको वहां पर मिलते हैं। तो आई होप सो आप सभी उस पेज को भी सब्सक्राइब करेंगे, और यूट्यूब पे भी मेरा पेज लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डीएम मी। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर, आप इसको इकोनॉमिक स्थान के नाम से फीड कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।